हुए हैं। इस कार्यक्रम के बाद अगर हम गांव तक नहीं पहुंचे, जैसे एक मिसाल के तौर पर मैं एक जगह गया और मैंने कहा कि भारत का संविधान खतरे में है, उस सभा के आधे लोग हमसे पूछने लगे ये संविधान क्या होता है। उस दिन मुझे समझ में आया कि इस देश में क्रांति क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो क्रांति करना चाह रहे थे उनकी भाषा ही अलग थी, उनको समझा ही नहीं पा रहे थे। जिनको क्रांति करनी है उनको क्रांति का एहसास ही नहीं हो पाया, इसलिए वो सारे मिशन आंदोलन के जो कारवां थे वो लुट गए। और आज ऐसे लोग सरकार में बैठे हुए हैं जो प्रतिक्रांति करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। इसलिए इस पूरे बातचीत में अली अनवर साहब ने कहा कि जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, जिसके पेट में रोटी नहीं है, उसके लिए 5 किलो अनाज की कीमत और वो जो जेब में पैसा डाला जाता है उसकी कीमत, हम उसका जवाब इस तरह देते हैं उसका अपमान करके कि तुम 5 किलो अनाज पर बिक गए। मगर कभी ये नहीं समझा कि शासन करने वाले ने इनको इतना गरीब रख दिया है, इतना कमजोर कर दिया है कि उनके लिए 5 किलो अनाज की भी बहुत बड़ी कीमत हो गई है। और हम उनको ही कोस रहे हैं क्योंकि हम अपनी बात उन तक पहुंचा नहीं पा रहे। एक तो ये बात, दूसरी बात विरासत का पता ही नहीं। जब मैंने उस पूरे तबके के सामने एक सवाल पूछा कि आपके पिताजी कितने पढ़े थे, उनके पिताजी कितने पढ़े थे, पता चला वहां 99% लोगों की एक पीढ़ी पहले कोई शिक्षा ही नहीं थी। और तब मैंने पूछा कि शिक्षा क्यों नहीं थी, तो 2 वजह सामने आई। एक तो वही पेट की भूख और दूसरी ये कि शिक्षा क्या है पता ही नहीं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। और जैसे ही मैंने ये कहा कि पता है इस देश में महिलाओं, शूद्रों को और हाथ से श्रम करने वाले लोगों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। इस देश में जब महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले ने स्कूल खोला तो उनके ऊपर भी पत्थर मारा गया, मैला फेंका गया, क्योंकि ये धर्म के विरोध में काम हो रहा था। लेकिन तब भी वो अधिकार सबको नहीं मिला। तब भारत का संविधान जब लागू हुआ तो सबको शिक्षा का अधिकार मिल गया। वो संविधान खतरे में है। सब आप समझे कि नहीं, उसमें से आधा से ज्यादा लोग ये बात समझ गए कि संविधान खतरे में होने का मतलब क्या है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी भाषा पर भी हमें काम करने की जरूरत है। आप कह रहे हैं देश खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ है, और आपको ये बात उसके घर तक पहुंचानी है जिसके घर से आज भी कोई सरकारी स्कूल में प्राइमरी पढ़ने के बाद आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। तो एक तो सरकारी शिक्षा में और दूसरे सरकारी नौकरी में 2 ही जगह आरक्षण मिलता है, उसके लोग तो वहां पहुंच ही नहीं पाए तो आरक्षण लुट जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है। वो आरक्षण के पहले भी वैसे थे, आरक्षण के बाद भी वैसे। और हम बार बार उसको ये उलाहना दे रहे हैं कि तुम लुट गए और तुमने कारवां क्यों नहीं शुरू किया। अरे भाई, जो समझदार लोग थे हमारे जैसे, ये मेरी भी सीमा है, मैं अपने को शामिल करके कह रहा हूं, अगर मेरी भाषा से, मेरे समझाने के तरीके से गांव का अंतिम व्यक्ति नहीं समझ रहा है तो दोष उसका नहीं है, दोष समझाने वाले का है। और ये बात कहनी हमारी जरूरी है। और ये बात भी मैंने कहां से सीखी है, मंडल कमीशन से सीखी है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट शानदार। मैं जब कर्पूरी ठाकुर और बाबू जगदेव प्रसाद को याद करते हुए जब आगे विरासत को पढ़ रहा हूं तो एक वाक्य आपसे साझा कर रहा हूं, इसको जरूर याद रखिएगा। और जब कर्पूरी ठाकुर का जिक्र हुआ है तो जनाब अली अनवर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं यहीं से उसका समर्थन भी करता हूं कि जितने भी लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आज अपने घोषणा पत्र में एक लाइन और लिख दें कि हमारी सरकार बनती है तो मान्यवर कांशीराम को और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देंगे। इस मांग का भी हम आपसे समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने जगदेव प्रसाद जी का भी, सर अभी शुरुआत होने दीजिए, हम तो अपने सारे नायकों को भारत रत्न दिलवा देंगे। अभी तो बहुत लंबी विरासत है हमारी, और ये सहमत हूं मैं इस बात से। और इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, इसी जगह पर माननीय बीपी मंडल साहब थे, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और मंडल साहब ने जो रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट की बुनियाद में कुछ विरासत के मूल्य छिपे हुए हैं। वो विरासत जो इसी बिहार के त्रिवेणी संघ से शुरू हुई थी 1930 और 40 के बीच में। इस देश के ओबीसी के ऊपर यह उलाहना दिया गया कि ओबीसी का तो कोई आंदोलन ही नहीं था। तब मुझे याद आता है कि त्रिवेणी संघ इसी ओबीसी का आंदोलन तो था।
और दिलचस्प बात देखिए, समझदारी और चेतना कि त्रिवेणी संघ में उनको बदनाम कैसे किया गया कि ये 3 जातियों का संगठन है। आप जानते हैं ना 3 जातियां कौन सी थी? अहिर, कुर्मी, कोयरी, वही 3 जातियां लगाई गई। जो लड़ता है वो बदनाम भी होता है। अली अनवर साहब भी नाराजगी के शिकार हुए। आज जो लोग वो समझौता कर लेते ना तो बड़े बड़े ओहदे पर होते, और आज जो लोग उसूलों पे खड़े रह गए उनका ओहदा समाज में इतना ऊंचा है कि वो किसी पद के मोहताज नहीं, और इसलिए उसूलों पर बात होती है। बदनाम किया गया त्रिवेणी संघ को कि 3 जातियों का संगठन था, लेकिन उस त्रिवेणी संघ का मूल्य क्या था कि वो 90% कमेरा लोगों की बात करता था, वो केवल ओबीसी की भी बात नहीं किया। और इसलिए उस आंदोलन में जब आगे एक पड़ाव के रूप में एक नया अध्याय जुड़ता है, बिहार लेनिन जगदेव बाबू का और महामना राम स्वरूप वर्मा का अर्जक संघ का, अरुण जी बैठे हुए हैं, बड़े लोग जब बड़ी विद्वता से जाने कितनी उम्र इन ऐसे लोगों ने इस देश में पाखंडवाद और अंधविश्वास खत्म करने में लगा दी है। ऐसे लोगों के बगल में बैठना, आप फूल माला अगली बार मत लाया करिए, ऐसे लोगों के बगल में बिठा दिया करिए, हमारा यही सम्मान सबसे बड़ा होता है। और उस अर्जक संघ के विरासत में वो सारे मूल्य थे, और अर्जक संघ भी कहने को तो ओबीसी नेतृत्व का था, लेकिन विचार उसमें कौन सा था? हर एक 90% भी कहने को है। जो भी हाथ से श्रम करता है, जो भी वंचित शोषित है, जो कमेरा है, वो सब उसके दायरे में थे। उनकी मुक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ब्राह्मणवाद से मुक्ति के आंदोलन का नाम था अर्जक संघ। ये विरासत हमारे आगे बढ़ती रही। और उसके बाद जब मंडल कमीशन बना तो मंडल कमीशन ने कहा कि आजकल भी कुछ लोग बन गए हैं इस देश के प्रधानमंत्री, जब तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे अपनी जाति याद नहीं आई। अली अनवर साहब तो नाम भी ले लिए, मैं तो नाम भी लेना उनका मुनासिब नहीं समझता। समझदार को इशारा ही काफी। और वो इशारा किस बात का है कि जब 2013 में प्रधानमंत्री बनना हुआ तो याद हुआ चुनावी भाषण में कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, और पता ये चला इतिहास खंगालने पर कि खुद जब मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी की लिस्ट में शामिल करा लिया। विरासत ऐसे आगे बढ़ती है। उन्हीं के नक्शे कदम पर उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति मुख्यमंत्री जब बना तो पहला काम किया कि अपने ऊपर जितने मुकदमे थे सब वापस करा लिया। आप सोचिए, यहां के लोगों को त्याग पत्र देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, और ऐसे ऐसे मुकदमे में उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी जेल में डालकर अपमानित किया जा रहा है। हीरा चोरी के आरोप में हमारे लोग जेल में हैं, और हीरा चोर कर भी आज वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इस बात को देश में कहना जरूरी है। और आप बदनाम करते हो इन लोगों को केवल इसलिए कि वो कमेरा लोग हैं। ठीक ही कहा उन्होंने कल मुंबई की बैठक में, चंद्रयान गया तो अब की आदमी लेके नहीं गया है, लेकिन जब सूरजयान जाए तो 2-4 लोगों को ले जाए ताकि वो इतिहास में अमर हो जाए। और बस मैं इशारा कर रहा हूं, इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इस देश में पाखंड और अंधविश्वास को टीवी से लेकर के मुंबई के वैज्ञानिकों की बैठक में यह कहते हुए कि गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी है, हम नाली के गैस से चाय बनाते थे, बादल आ गया तो रडार काम करना बंद कर दिया, ऐसा ऐसा पाखंड का बढ़ावा देने वाले लोग चंद्रयान 3 की सफलता पर खुद टीवी पर लाइव आकर के उसका श्रेय ले रहे हैं। और अगले चुनाव में आपको भी भाषण देते हुए मिल जाएंगे कि वो चंद्रयान उतर नहीं रहा था, यहां से वो गए और वहां पर उसको ठीक से उतारा और तब वापस आए, और इसका बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाकर प्रचार किया जाएगा।